एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ना है, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के उपयोग पढ़ना है। उसके अंतर्गत सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब रैखिक समीकरणों के निकाय का मैट्रिक्स विधि से हल। तो इसमें कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब संगत समीकरणों का निकाय। ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन। तो समीकरणों का एक दिया हुआ निकाय कंसिस्टेंट कहलाता है, संगत कहलाता है, यदि उसका एक या अनेक हल हो, यदि उसके एक या अनेक हल हो। तो समीकरणों के निकाय अगर दिए हुए हैं तो उनको संगत तब कहेंगे जब उनका या तो एक हल हो या अनेक हल हो। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब असंगत समीकरणों का निकाय। ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। समीकरणों का एक दिया हुआ निकाय असंगत कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है, यदि उसका कोई हल ना हो। तो समीकरणों का सिस्टम अगर दिया हुआ है, समीकरण दिए हुए हैं और उनका कोई हल ना हो, तो ऐसे समीकरणों के सिस्टम को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर समीकरणों का सिस्टम दिया हुआ है और उनका एक हल हो या अनेक हल हो, तो ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब समीकरणों के इस निकाय पर विचार करें। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो ये जो है एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन है। एक्स का भी पावर 1 है, वाई का भी पावर 1, जेड का भी पावर 1। एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, जिसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। a1 b1 c1 d1 ये सब कांस्टेंट हैं, नंबर्स हैं। फिर दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो यह भी लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड ये तीनों वेरिएबल हैं और a2 b2 c2 d2 कांस्टेंट है। फिर थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं, a3 b3 c3 d3 ये सब कांस्टेंट हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई जेड में ये तीन लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। तो ये तीन इक्वेशन का एक सिस्टम ये कहलाएगा कि ये इक्वेशंस का ये सिस्टम है, एक निकाय है। और इसके सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड के वैसे वैल्यू जो कि तीनों को सेटिस्फाई करें, मतलब इनको रखने पर हर एक इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, LHS RHS इक्वल हो जाए। तो एक्स वाई जेड के वैसे वैल्यू को कहेंगे कि इन तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब इस पूरे सिस्टम का वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ऐसा कोई वैल्यू एक्स वाई जेड का नहीं हो जो कि तीनों को सेटिस्फाई करे तो नो सॉल्यूशन होगा, और तब इनको कहेंगे कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर एक्स वाई जेड का ऐसा वैल्यू पॉसिबल है, एक या अनेक वैल्यू पॉसिबल है जो कि तीनों को सेटिस्फाई करे, तो कहेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेट ए, मान लिया कि ए जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है a1 b1 c1, जिसको फर्स्ट रो में लिखा गया। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है a2 b2 c2, जिसको सेकंड रो में लिखा गया। थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट है a3 b3 c3, उनको थर्ड रो में लिखा गया। तो ए मैट्रिक्स बन गया एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, और एक्स मैट्रिक्स मान लिया कि ये जो तीनों वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, उनसे बना हुआ ये कॉलम मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स मान लिया कि ये कांस्टेंट टर्म से बने हुए हैं, d1 d2 d3 ये कांस्टेंट टर्म है, इनसे बना हुआ एक कॉलम मैट्रिक्स है, जो कि इक्वल के दाहिनी ओर राइट साइड में कांस्टेंट टर्म को लिखा जाता है। अगर लेफ्ट में है तो इनको राइट साइड में कर लेंगे, उसके बाद इनको लिखेंगे। और उसको बी मैट्रिक्स मान लिया। देन द गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन एज, तब ये दिया हुआ जो सिस्टम है इसको लिखा जा सकता है ऐसे ax इज इक्वल टू बी।
तो ए एक्स इज इक्वल टू ए ये मैट्रिक्स हो गया और एक्स ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स में एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा LHS आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, ये आ जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा तो A2x प्लस B2y प्लस C2z, ये आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा तो A3x प्लस B3y प्लस C3z, ये आ जाएगा। और इज इक्वल टू B, अगर B के इक्वल कर दें और और दोनों के एलिमेंट्स को इक्वेट कर दें तो इतना इज इक्वल टू D1 हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू D2 और इतना इज इक्वल टू D3। यही तीनों इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों जो इक्वेशन है, ये जो सिस्टम है उसका ये मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाएगा कि Ax इज इक्वल टू B मैट्रिक्स इक्वेशन है। यहाँ Ax रखकर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ B रख दिया जाए और एलिमेंट्स उनका इक्वेट कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, तो ये तीनों इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यह A जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो केस फर्स्ट, पहली स्थिति मान लिया कि व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो तो इसको कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा। देन A इनवर्स एग्जिस्ट, तब इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, उसका अस्तित्व होगा, A इनवर्स निकाला जा सकता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकलता है। तो जब ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो ये जो सिस्टम दिया हुआ है उसका मैट्रिक्स इक्वेशन है Ax इज इक्वल टू B, वहीं लिखा गया और दोनों तरफ A इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, आगे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई, इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये ब्रैकेट पीछे है, इसको आगे भी दे सकते हैं। A इन्वर्स और A को ब्रैकेट में बंद कर दिया, X को बाहर निकाल दिया। ऐसा कर सकते हैं बाई एसोसिएटिव लॉ द्वारा ऐसा कर सकते हैं। और इधर A इन्वर्स B उतर गया। इसके बाद A इन्वर्स में A से मल्टीप्लाई करने पर I होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो IX हो गया, इधर A इन्वर्स B उतर गया और I और X मल्टीप्लाई होकर X होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B हो गया। तो यही फार्मूला बन गया और इसी से X मैट्रिक्स प्राप्त होगा। X मैट्रिक्स मतलब ये, तो उससे X Y Z का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और इधर A इनवर्स निकाल कर, A जो ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकाल कर और ये जो B मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों के एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। और इससे यूनिक वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ए यहाँ लिखा गया कि सिंस ए इनवर्स इज यूनिक, और हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, एक ही होता है। तो जब ए इनवर्स एक ही होगा, बी भी एक ही है, यूनिक है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर यूनिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और जब इक्वेट करेंगे तो एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू प्राप्त होगा, एक्स का भी एक वैल्यू, वाई का भी और जेड का भी, और यूनिक वैल्यू प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू होगा जो कि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स जब यूनिक यहाँ है तो देयरफॉर इसलिए द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो वो दिया हुआ सिस्टम जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू प्राप्त होगा। एंड हेंस इट इज कंसिस्टेंट, अतः यह जो सिस्टम दिया हुआ है वह कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होने पर, मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने पर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है, द्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है, और अतः वह सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। केस सेकंड में है व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो कहेंगे कि ए जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए का जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तब क्या करेंगे कि ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और उसमें बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे।
तो एडजॉइंट ए में बी से मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है, देन द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तब वो सिस्टम जो दिया हुआ है इक्वेशन का उसका कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एंड हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट, अतः यह असंगत है, इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि कोई हल नहीं हुआ। केस थर्ड में व्हेन डिटर्मिनांट ए इज इक्वल टू जीरो, जब डिटर्मिनांट ए जीरो हो और एडजॉइंट ए में बी से मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो मैट्रिक्स आ जाए, इसमें जीरो नहीं था और इसमें जीरो अगर आ जाता है जीरो मैट्रिक्स, तब क्या होगा, देन द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड हेंस इट इज कंसिस्टेंट, तब वो दिया हुआ जो सिस्टम है उसका अपरिमित रूप से अनगिनत हल होंगे, और अनगिनत हल होंगे और वह जब अनेक हल होंगे तब भी वह सिस्टम कहलाएगा कि कंसिस्टेंट है, मतलब संगत है। तो इसमें इस स्थिति में एक्स वाई जेड के अनगिनत ऐसे वैल्यू होंगे जो कि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अनगिनत हल होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड द्वारा, मैट्रिक्स विधि द्वारा हल करें। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन दोनों हैं, तो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का ये सिस्टम हो गया, इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ सॉल्यूशन में लिखा गया गिवन इक्वेशन दिए हुए समीकरण है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 को इधर कर दिया, माइनस 4 हो गया इधर आकर के, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस वाई, तो यहाँ 1y अपने से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐसे सजा कर लिख दिया और कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दाहिनी ओर लिखा गया। अब इसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स ए बनाया गया, उसको ए मान लिया। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1। तो ये एक्स वाई के कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। फिर एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल से बना हुआ, वेरिएबल यहाँ दो ही हैं एक्स वाई, उनसे एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। और बी मैट्रिक्स यहाँ पर माना गया कांस्टेंट टर्म से बना हुआ, कांस्टेंट टर्म जो कि बराबर के दाईं ओर हैं, इक्वल के दाईं ओर, उनसे बना हुआ -4 5, ये कॉलम मैट्रिक्स, इसको बी मान लिया। इसके बाद ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू निकाला गया। तो यहाँ मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनांट का सिंबल हो गया और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 1 में मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, बीच में माइनस देंगे और 3 -3 में मल्टीप्लाई होकर -9 होगा और बीच में भी माइनस, तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा और 2 + 9 हो गया 11। तो ए का डिटर्मिनांट वैल्यू 11 आ गया, मतलब जीरो नहीं आया। तो जीरो नहीं आया तो कहेंगे कि यह जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जीरो आ जाता है यहाँ तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनांट वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि इसका जो सिस्टम दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब x का भी एक वैल्यू होगा, y का भी एक वैल्यू प्राप्त होगा। इससे ये पता चल रहा है और वो कहा जाएगा कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, इससे यही पता चल जा रहा है। इसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 जो है उसका कोफैक्टर लिखेंगे A11, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 टू द पावर i प्लस j, मतलब 1 + 1, उस जगह का उस पोजीशन का साइन इससे निकलेगा। और फिर ये 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो 1 बच गया, उसको डिटर्मिनांट में लिखा गया 1 को। तो -1 का पावर यहाँ 2 इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ डिटर्मिनांट में 1 है तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा, 1 × 1 1 हो गया। तो ये 2 का कोफैक्टर निकल गया। फिर -3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको A12 से डिनोट करेंगे, क्योंकि 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो इसको A12 से डिनोट करेंगे। और उस जगह का साइन जो होगा वो -1 टू द पावर i प्लस j, तो i है 1, j है 2, 1 + 2 हो गया। और -3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया 3 को डिटर्मिनांट में लिखेंगे। फिर -1 का पावर 3 यहाँ ऑड नंबर है इसलिए इसका वैल्यू -1 होगा, 3 डिटर्मिनांट में है तो इसका वैल्यू 3 ही होगा। -1 और 3 मल्टीप्लाई कर -3 हो गया। फिर ये जो 3 है इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो इसको A21 से डिनोट करेंगे, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो A21 हो गया। और वहाँ का साइन जो होगा -1 टू द पावर i प्लस j, मतलब 2 + 1,
और फिर 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बच गया -3, उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो -1 का पावर 3 यहाँ ऑड नंबर है तो -1 होगा, और -3 डिटर्मिनेंट में है तो इसका वैल्यू भी -3 ही होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया। फिर ये 1 जो है इसका कोफैक्टर, तो इसको A22 से डिनोट करेंगे क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, और वहाँ का साइन होगा -1 टू दी पावर i + j 2 + 2, और 1 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे तो 2 बचेगा, उसको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। -1 का पावर यहाँ 4 इवन नंबर है तो 1 हो गया, 2 डिटर्मिनेंट में है तो 2 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, चारों को फैक्टर निकल गए। अब इसके बाद एडजॉइंट लिख सकते हैं। एडजॉइंट इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर से बना हुआ। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का ये कोफैक्टर है, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सब अपने पोजीशन पर रखे हुए हैं। इसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, और कॉलम भी रो में बदल गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो हो गया। तो ये सबका वैल्यू रख दिया। A11 का वैल्यू निकला है 1 तो यहाँ 1 रखा गया, A12 का वैल्यू यहाँ निकला है -3 तो -3 रखा गया, A21 का वैल्यू निकला है 3 तो यहाँ 3 रखा गया, A22 का वैल्यू 2 निकला है यहाँ 2 रखा गया। तो यही जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये A का एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, ये एडजॉइंट हो गया। अब A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, ये फार्मूला है। तो 1 डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वहाँ निकला हुआ था यहाँ पे 11, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे रख दिया 11, और एडजॉइंट यहाँ अभी अभी निकला है ये मैट्रिक्स वो रख दिया। तो ये A इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो गया फार्मूला से। अब x इज इक्वल टू फार्मूला होता है A इनवर्स B, तो A इनवर्स का वैल्यू ये रख दिया, ये पूरा उतार दिया, और B जो मैट्रिक्स था, B यहाँ पर ये मैट्रिक्स था जिसके कॉलम में है -4 5, तो वो यहाँ पर B का वैल्यू रख दिया, B के जगह पर रखा गया वहीं -4 5। इसके बाद 1/11 यहाँ उतर गया, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो 1 -4 में मल्टीप्लाई हुआ, बीच में +3 5 में मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा तो -3 -4 में मल्टीप्लाई हुआ, बीच में +2 5 में मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद 1/11 यहाँ उतर गया, इसके बाद 1 - 4 में मल्टीप्लाई होकर -4, 3 × 5 15 हो गया, -3 - 4 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। इसके बाद ये 1/11 यहाँ पर उतार दिया गया, और 15 - 4 11 हो गया, 12 + 10 मिलकर के हो गया 22। अब इसमें से हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन ले लिया, आगे 1/11 है उतर गया, और 11 कॉमन लिया गया, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 1 2, और 11 11 कट जाएगा ये दोनों, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये x मैट्रिक्स का वैल्यू निकला। तो x मैट्रिक्स माना गया था, यहाँ पर x मैट्रिक्स था ये xy, तो वही मैट्रिक्स यहाँ लिखा गया, x के जगह xy लिखा गया, और इधर बचा हुआ है 1 2। दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x के पोजीशन पर 1 है तो x 1 के इक्वल होगा, y के पोजीशन पर 2 है तो y 2 के इक्वल होगा। तो यही x y के वैल्यू हो गए, और एक एक वैल्यू प्राप्त हुए, तो इसी को कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और ये जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर हो गया।